दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा टोटल देखा जाए तो 544 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, 505 नंबर से के बाद से हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। 506 से 505 पे हमारा फिजिक्स विषय समाप्त हुआ था और 506 से हम लोगों ने केमिस्ट्री की शुरुआत किया था। ठीक है, और आज हम 544 नंबर पे आ चुके हैं। तो मोटी मोटा देखा जाए तो लगभग 40 क्लास हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है इस सेशन के दौरान। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,320 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। 16,320 सवाल अब तक इस श्रृंखला में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है ये मानव निर्मित पदार्थ है उर्वरक, जिसे हम खाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरक के नाम से जानते हैं। आज उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कृषि या एग्रीकल्चर के जो सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज उनसे संबंधित भी डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे हमारे जो है नए नए बैचेस आ चुके हैं। इसके लिए आप स्टडी 91 ऑफिशियल का ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इसकी पहचान है, बीच में मेरी एक फोटो लगी होगी। ठीक है, और बहुत सारे बैच, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इतिहास और अब इतिहास के साथ साथ संविधान का हमारा नया बैच आ चुका है, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बहुत गजब तरीके से दोस्तों यहां पढ़ाया जा रहा है। वैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यूट्यूब पर पढ़कर ही हमें इतना ज्ञान मिल गया तो फिर पेड क्लास ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। आप जरा सोच लो, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड कोर्स के लिए कितना मेहनत करता होगा, ये आप कल्पना कर लो। और कल्पना छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं डेमो देख लो एक बार। डेमो देखने से ही आपको अंदाज लग जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, उर्वरक कहते किसे, उर्वरक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अब कई बार फर्टिलाइजर को बच्चा खाद बोल देता है, लेकिन खाद और उर्वरक में बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है यही आपको बताना है। तो ये अगर सवाल बनता है कि उर्वरक किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो अच्छा, ये जो उर्वरक होता है, पहली बात याद रखें, रासायनिक पदार्थ है जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ। ठीक है, एक तरह से परिभाषा हो गया है। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा, ठीक है, मृदा को उपजाऊ बनाने में, मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम कहते हैं उर्वरक। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। अब एक और सवाल लीजिए, एग्जाम में एक अन्य सवाल पूछता है कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और खाद, जिसे हम मैन्योर्स कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। आप सभी को लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उर्वरक जो होता है यह अकार्बनिक लवण होता है। ध्यान दीजिएगा, उर्वरक जो होता है दोस्तों, उर्वरक जो होता है यह क्या होता है, यह एक प्रकार का अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, अकार्बनिक लवण होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, जबकि जो खाद होता है, ठीक है, जबकि जो खाद की आप बात कर रहे हैं, खाद क्या होता है, खाद एक तरह का कार्बनिक लवण होता है। ठीक है, और खाद तो दोस्तों वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से तैयार होता है, तो सिंपल सी बात है वो कार्बनिक लवण ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, कार्बनिक और अकार्बनिक लवण। तो आज के बाद आप उर्वरक का मतलब खाद बोलते हैं, लेकिन कम से कम बेसिक डिफरेंस जो पता होना चाहिए, आपको अंतर पता होना चाहिए, ये कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में हमको एक ही लगता है दोनों, ठीक है, लेकिन अंतर है। खाद में जैविक खाद वगैरह आते हैं, उर्वरक में आपका यूरिया आ गया, डाई आ गया, पोटास आ गया, डीएपी आ गया, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, समझिए बात को, ये सारे जो है रासायनिक खाद के रूप में जाने जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है दोस्तों, गैस है। ठीक है,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो ये नाइट्रोजन ही है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितना मात्रा इसका पाया जाता है? तो याद रखिएगा 78%। हमारे वायुमंडल में 78% दोस्तों, जो पृथ्वी का वायुमंडल उसमें 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, वे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, याद रखेंगे। और एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं कि नाइट्रेट भी उनको डायरेक्ट मिल जाता है, एक बैक्टीरिया के माध्यम से ये नाइट्रेट उन्हें प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पता किस पौधे को चाहिए होता है? जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे अरहर की दाल वगैरह वगैरह, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन लेते कहां से हैं? वो अपने जड़ों के माध्यम से, उनके जड़ों में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, फिर ये पौधे उनसे ले लेते हैं, ठीक है। ये संरचना ही, इन नेचर कुछ ऐसा बना ही हुआ है कि सबकी इसी में दोस्तों पूर्ति होती रहती है, सभी एक श्रृंखला के रूप में काम करते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में बहुत बार ये सवाल जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल करा, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का यूज किया जाता है? ठीक है, गेहूं की खेती के लिए कौन से अब भाई एक दो तो है नहीं, गेहूं की खेती में बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे यूरिया, ठीक है। यूरिया दोस्तों किसको कहते हैं? यूरिया एक तरह से दोस्तों ये क्या होता है? नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है, तो यूरिया का यूज किया जाता है। फास्फोरस का यूज किया जाता है, इसे आप डीएपी बोलते हैं, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस का यूज किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? डीएपी बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि चलो डीएपी मार दिया जाए खेत में, ठीक है, तो ये हो गया। बाकी पोटास वगैरह का भी यूज होता है, पोटास को एमओपी बोला जाता है, ठीक है, पोटास के लिए एक शब्द होता है एमओपी, ठीक है। तो दोस्तों खास करके गेहूं की खेती के लिए ये सभी जरूरी उर्वरक हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। जो लोग खेती वगैरह के बारे में जानते होंगे उनके लिए तो बड़ा आसान होगा। कह रहा यूरिया जो है यह कैसा उर्वरक है? तो याद रखेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी उर्वरक कह सकते हैं, ठीक है। क्यों नाइट्रोजनी उर्वरक कह रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसी कारण इसे हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजनी उर्वरक कह सकते हैं। या कहीं पे लिखा मिल सकता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। थोड़ा लंबा चौड़ा देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये दोस्तों अगर बहुत लंबे चौड़े में है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? अब भाई यूरिया तो पूरा क्विंटल में आता है, बोरे में आता है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें होता है लगभग 46%, ठीक है। यूरिया में, अच्छा यूरिया में बोरे के ऊपर लिखा भी रहता है, ठीक है, बोरी के ऊपर अंकित, ठीक है, बोरी के ऊपर अंकित। जो यूरिया की बोरी होती है उसके ऊपर कभी आप चेक कीजिएगा, उसमें लिखा रहता है कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, 46% उस पर लिखा रहता है बोरी के ऊपर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये आंकड़ा कभी कभी पॉइंट वाइज थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकता है, कहीं 45 भी मिल सकता है और थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है, एक आध %, ज्यादा नहीं। मोटी मोटा जो इसका परसेंटेज जो फिक्स है, ठीक है, जो एक आदर्श अनुपात है वो 46% का है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? बड़ा बढ़िया सवाल दे दिया कि यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहूं, पहले बताइए यूरिया का रासायनिक नाम आपको पता है कि नहीं? अगर रासायनिक नाम पता होगा तो उसके रासायनिक नाम को, ठीक है, रासायनिक नाम को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने तत्व होते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है CONH2, ठीक है, और उसके बाद होल पे 2 दीजिएगा, ठीक है, CONH2, NH2 अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, जबकि यह NH2 है, ठीक है, और इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस आधार पे देखेंगे तो C किसको दर्शाता है? C कार्बन को दर्शाता है, ठीक, प्लस O दोस्तों किसको दर्शाता है? O दोस्तों ऑक्सीजन को दर्शाता है, ठीक, ऑक्सीजन को। फिर दोस्तों और क्या है? N किसको दर्शाता है? N दोस्तों नाइट्रोजन को दर्शाता है, ठीक
ठीक है, नाइट्रोजन को। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों क्या उपस्थित होते हैं, कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, कुछ बच्चे H लिखा है ना, तो कहेंगे सर हाइड्रोजन भी तो है। हाँ, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है। अगर मैंने नहीं लिखा और यहां तत्व में है तो जाहिर सी बात है यच हाइड्रोजन को ही बोलते हैं, कुछ और तो है नहीं। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों इतने तत्व जो है हो जाएंगे जो यूरिया में पाए जाते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तो तत्व आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, करा कार्बामाइड। कार्बामाइड के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। चाहे कहीं पे कार्बामाइड लिखा हो, सुनिएगा ध्यान से, चाहे कहीं पे यूरिया लिखा हो, ठीक है, चाहे कहीं पे इसी कार्बामाइड और यूरिया को मिला करके यूरियोफिल बनता है। ठीक है, यूरियोफिल, ठीक है, यूरियोफिल, ठीक है, यूरियोफिल, ये तीनों दिया दोस्तों, ये सब यूरिया के ही नाम है। ठीक है, कार्बामाइड भी यूरिया का नाम है और यूरियोफिल भी दोस्तों यूरिया का ही नाम है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। भाई नाम केवल अलग अलग है। कह रहा यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, कह रहा यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में पाया जाता है। देखिए, पौधे जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है, एमाइड। ठीक है, एमाइड के रूप में ये पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और जो नाइट्रेट आपको याद आ रहा है ना, वो पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो आपको नाइट्रेट याद आ रहा है, नाइट्रेट मत बोलिएगा। ठीक है, ये पौधे जो पौधे द्वारा ग्रहण, ठीक है, ये जो पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, ये उसकी बात किया जा रहा था, तब हम लोगों ने नाइट्रेट पढ़ा था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत कर देते। देखिए, रट्टा मारेंगे तो गलत होगा ही होगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा जो है क्लियर होना चाहिए। आगे बात समझ में, कहीं कोई बहुत कठिन नहीं चल रहा है। देखिए, सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीरीज शुरू से पढ़िए, आपका एक एक विषय बहुत अच्छा कवर होगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि 1 किलोग्राम नत्रजन, देखिए नत्रजन कुछ और नहीं है, नत्रजन नाइट्रोजन को ही दर्शा रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों 1 किलोग्राम क्या, नत्रजन यानी नाइट्रोजन। ठीक है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की, सॉरी चलो यहां से कर लेते हैं। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी आवश्यकता होती, कितनी यूरिया दोस्तों चाहिए। अगर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन है, पीछे आपने परसेंटेज देखा था कि यूरिया में नाइट्रोजन होता कितना है, तो आपने पढ़ा था यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ऐसा दोस्तों आपने पीछे पढ़ा था। लेकिन यह आंकड़ा परसेंटेज में था, यहां केजी में पूछ रहा है। केजी में होता है 2.17 किलोग्राम। अगर 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी है तो यूरिया की कितनी मात्रा चाहिए, 2.17 केजी यूरिया चाहिए। कितना चाहिए, यूरिया। ठीक है, यूरिया 2 गुना से थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। क्यों थोड़ा ज्यादा, अरे महाराज आप बताओ, ये अगर 46% पे रखे हो तो इसका परसेंटेज तो ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं। तो वहीं से आप दोस्तों समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन में मिलेगा कितने, यूरिया कितना चाहिए, 2.17 किलोग्राम होगा तब, यानी 100 किलोग्राम यूरिया अगर आप निकालेंगे तो उसमें 46 किलोग्राम दोस्तों मोटी मोटा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इस आधार पर आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए, करा दीर्घ स्तर पर, बड़े स्तर पर यूरिया का उत्पादन किन तत्वों के संयोग से होता है। अगर बड़े स्तर पर आपको यूरिया का उत्पादन करना है तो किसके संयोग से होगा, तो इसमें होता है दोस्तों द्रव अमोनिया। ठीक है, क्या होता है, द्रव अमोनिया। वैसे अमोनिया को देखेंगे तो NH3 होता है अमोनिया। ठीक है, लेकिन यहां द्रव अमोनिया होता है। और दूसरा तत्व कौन सा होता है, यहां दूसरा तत्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दोनों की प्रतिक्रिया कराई जाती है, दोनों में रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में जब रिएक्शन होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों में ये प्रतिक्रिया के फल स्वरूप, ठीक है, तभी दोस्तों क्या बनता है, तब ज्यादा मात्रा में क्या होता है, यूरिया का उत्पादन होता है। ये अपने दिमाग में आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। अगला सवाल दिया कि फसलों में परडीय छिड़काव मतलब पत्तियों पर छिड़काव। ठीक है,
पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर छिड़काव। अब ये पत्तियों पर छिड़काव के लिए कौन सा उपयुक्त उर्वरक होता है जिसका छिड़काव हम पौधों की पत्तियों पे करते हैं, ठीक है। तो पौधों की पत्तियों पर यूरिया का ही छिड़काव होता है, ठीक है। ये यूरिया करता क्या दोस्तों, ये यूरिया पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। किसके वृद्धि में, पौधों की वृद्धि में ये यूरिया क्या होता है, सहायक होता है। तो थोड़ा सा अगर जो है यूरिया का छिड़काव कर दिया जाता है तो पौधों की वृद्धि भी हो जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। यूरिया डालने से ज्यादा मात्रा में हमें अनाज प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको भी यही लिख लीजिए, ठीक है। अधिक मात्रा में, अधिक भी मत बोलिए, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में उत्पादन, ठीक है। और इससे क्या होता है दोस्तों, उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो दोनों चीजें याद रखेगा। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े होंगे, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, उनको इस बारे में आइडिया होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह नत्रजन यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता, ठीक है। कौन सा तत्व नहीं पाया जाता उर्वरक में। उर्वरक में देखिए मोटी मोटा नाइट्रोजन तो है, क्लोरीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं, ठीक है, नहीं पाया जाता। अब एक तरफ कहेंगे नहीं पाया जाता है, दूसरी तरफ कहेंगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले यूरिया का फार्मूला बताया था और यूरिया के फार्मूला में आपने लिखा था CONH2 फिर 2, ठीक है, ये लिखा था ना। और इसमें कहा था हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अलग से नहीं है, वो NH2 के रूप में है, ठीक है। NH2 के रूप में हो, बधा हुआ है, बंद में, अलग से हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। परीक्षा में से सवाल आते हैं। DAP का पूर्ण रूप क्या होता है, DAP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको ये बताना। तो DAP को कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। क्या बोलते हैं, अब ऐसे लिखिए DAP। तो एक तरफ जो D है इसको बोलते हैं डाई, ये जो A है इसको बोलते हैं अमोनियम, और ये जो P है इसको बोलते हैं फास्फेट, ठीक है। तो याद रखिएगा फास्फेट, ठीक है। तो डाई अमोनियम फास्फेट, ये शब्द याद रखेगा, ये DAP का फुल फॉर्म है। और एज इट इज ऐसे ही आपसे परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में कि DAP का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा है सर DAP का काम क्या, वो सवाल है आगे देखिए। कह रहा DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है, परसेंटेज वाइज ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है। तो याद रखेगा यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसको नहीं भूलना आपको, ठीक है। अब पूछ रहा है DAP में कितना फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। तो DAP में जो फास्फोरस है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फास्फोरस होता है लगभग 45-46%, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है। DAP में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो अलग पेन से लिख दे रहा हूं, लिखेगा कहीं कहीं पे 45 दिया, कहीं कहीं पे 46% देता है, ठीक है। और DAP में जो दूसरा दिया है नाइट्रोजन, इसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन होता है 18%, कितना होता है, 18% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोनों आंकड़ा। अगर DAP की बात करेंगे उसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है, नाइट्रोजन DAP में 18% होता है, जबकि अगर उसकी बात करेंगे, यूरिया की बात करेंगे, तो वहां नाइट्रोजन 46% होता है। तो आपको देखना होता है कि खेत में DAP की जरूरत है कि नाइट्रोजन की जरूरत, यूरिया की जरूरत। यूरिया में नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में मिलता है, DAP में नाइट्रोजन कम मात्रा में मिलता है। अच्छा, DAP का छिड़काव पता कब किया जाता है, जब कभी पहली बुआई या पहली सिंचाई होती, उस दौरान DAP का छिड़काव होता है। तो इसको भी ना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। पहली बुआई या सिंचाई के बाद DAP का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा सवाल है कि पहली बुआई या पहली सिंचाई के बाद ही DAP का यूज करते हैं, इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, हर किसी के पास खेत वगैरह नहीं होगा, तो हर कोई जो है इस बारे में जानकार नहीं होगा,
कि कहाँ किसका यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कम से कम आप क्लास पढ़िए तो तैयारी बढ़िया रहेगी, ठीक है। 40 लेक्चर तो ही चुका है, 5 लेक्चर और मुझे लगता है देना मुझे, तो ये केमिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग दोस्तों बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक इस सीरीज में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा एक बार उसके बारे में जान लीजिए। अभी तक मैं आपको पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों पढ़ा दिया हूं। कुल मिला के इसी सीरीज में जो 544 नंबर लेक्चर देख रहे हैं, इसका 150 क्लास शुरुआत से लेकर देखेंगे तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा संविधान, 80 लेक्चर में दोस्तों मैंने संविधान पढ़ाया, 230 तक क्लास आ गई। फिर विश्व का भूगोल पढ़ाया 125 लेक्चर में, 100 लेक्चर में, और भारत का भूगोल पढ़ाया 125 लेक्चर में, ठीक है। तो ये सब करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। फिर भौतिक विज्ञान पढ़ाया मैंने, टोटल आते आते 505 लेक्चर हम पहुंच गए, ठीक है। और 505 से अब हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो 544 तक आ गए। कई बार बच्चे पूछता है कि वाली जो क्लास पढ़े किसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम दीजिए, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और पढ़िए इस सीरीज को। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं वैदिकी एक एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है। वैदिकी.com ये वेबसाइट भी मिल जाएगा, तो इस पे आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। या नंबर नोट कर लीजिए 9026156165, ठीक है। तो इस पे चले जाए तो आपको जो है नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवाल पर आते हैं। सवाल दे रहा एनपीके, ठीक है, एनपीके, ठीक है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था डीएपी। डीएपी को मैंने क्या बताया था दोस्तों? डीएपी को मैंने बताया था डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, ये बताया था ना। उसी तरह से दोस्तों लिखिएगा कि एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है। एन नाइट्रोजन को दर्शाता है, पी किसको दर्शाता है दोस्तों? फास्फोरस को दर्शाता है, और के पोटेशियम को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो एन, पी और के दिया था, एन किसको दर्शाता है? एन नाइट्रोजन को दर्शाता है, पी फास्फोरस को दर्शाता है, और के पोटेशियम को दर्शाता है, ठीक है, पोटेशियम। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूं ना, हुबहू ऐसे ही आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो बहुत सोच समझकर आप जो है सवाल का जवाब देंगे। कह रहा एनपीके उर्वरक का आदर्श अनुपात क्या है, ठीक है। एनपीके उर्वरक का आदर्श अनुपात क्या है? देखिए अब यहां पे कई बार डीएपी का अनुपात मिल जाता है आपको। देखिए डीएपी का अनुपात अलग अलग है, यहां एनपीके का पूछ रहा है। जब कभी आपको एनपीके का अनुपात पूछे, एनपीके का अनुपात पूछे, तो याद रखेगा इसका अनुपात एक फिक्स अवस्था में होता है। क्या होता है? बीच में लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 2 और पहले लिखिएगा 3, ठीक है। यानी सबसे कम मात्रा में फास्फोरस का यूज किया जाता है। फास्फोरस का 2 गुना पोटेशियम होता है और फास्फोरस का 3 गुना नाइट्रोजन होता है। यह अनुपात होता है। यह अनुपात टाइम के साथ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर यहां हम कर दें, यहां हम 2 कर दें, तो यहां हम क्या कर देंगे? 2 दूना के 4 कर देंगे। फिर यहां कर देंगे 2 तिहाई 6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा अनुपात 6-2-4 का, ठीक है। 6-2-4 का अनुपात हो जाएगा। इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे तो 9-3-6 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आदर्श अनुपात कहा जाता है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो बात वही है, चाहे 9-3-6 लिखे तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 लिखा जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो वही आ जाएगा 3-1-2 का, ठीक है। तो 312 ये आप याद रखेंगे। वैसे 312 भूल जाएंगे, 1 2 3 को पहले कर देना, इस तरह से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर पी के एन कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, पी का 1, के का 2, एन का 3, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किसे पूर्ण उर्वरक कहा जाता है। पूर्ण उर्वरक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो पूर्ण उर्वरक इसी एनपीके को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? यह बड़ा अच्छा सवाल है कि एनपीके को ही पूर्ण उर्वरक क्यों कहा जाता है। क्योंकि अगर डीएपी की बात करेंगे, अगर डीएपी की बात करेंगे तो आपको पता होगा डीएपी में सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। इसमें केवल नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है, 2 ही पाए जाते हैं। जबकि एनपीके में नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ पोटेशियम भी पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है, इसमें फास्फोरस भी मिल जाता है,
और इसमें पोटेशियम भी मिल जाता है, ठीक है, पोटेशियम भी मिल जाता है, तो तीनों मिल जाते हैं। इसीलिए डीएपी को नहीं कहा जाता है, डीएपी को नहीं कहा जाता है, बल्कि पूर्ण उर्वरक किसे कहा जाता है, एनपीके को पूर्ण उर्वरक कहा जाता है। और इसके पीछे यही लॉजिक है, ठीक है। तो ये वाली बात दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा है यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट और एनपीके में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा क्या दोस्तों? मिश्रण जिसमें है, तो मिश्रण तो दोस्तों एनपीके में ही मिलता है, ठीक है। एनपीके में ही मिश्रण मिलता है। किसका किसका मिश्रण मिलता है? तो एनपीके में नाइट्रोजन होता है, बार बार लिखिए, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, ठीक है। बाकी तो सब बेचारे सिंगल सिंगल है। अब जैसे दूसरा, अगर मान लीजिए आपने यूरिया कहा होता, ठीक है, यूरिया कहा होता, तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है कि नहीं? यूरिया में क्या होता है दोस्तों? सिर्फ नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन सिर्फ होता है तो मिश्रण तो है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। कैम की बात करें, अच्छा पहले अमोनिया की बात कर लीजिए, ठीक है। ये जो अमोनिया दे रहा है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट दे रहा है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, तो यह भी दोस्तों दो ही का मिश्रण है, तो यह भी जवाब नहीं होगा आपका। और जो कैम दे रहा है, कैम जो शब्द दिया दोस्तों, ये कैम क्या होता है? ये आपने पहली बार सुना होगा, सर कैम मतलब कैमरा? नहीं, कैम दोस्तों एक तरह की जैविक प्रक्रिया है। कैम क्या है? एक तरह की जैविक प्रक्रिया है। यह कोई रासायनिक खाद नहीं है, कोई उर्वरक का नाम नहीं है, याद रखिएगा, ये उर्वरक नहीं है, ठीक है, ये उर्वरक नहीं है। ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह की जैविक प्रक्रिया है जिसे हम कैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, ये उर्वरक का नाम ही नहीं है। अब बच्चे को इतना भी नहीं पता, लाके ठोक दिया, बच्चा सोचेगा होगा किसी तरह का खाद, भी किसी तरह का अकार्बनिक रसायन होगा, हाँ अकार्बनिक लवण, समझ लिया कि उसी में होगा कुछ, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, इसको एकदम अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिलहाल एनपीके हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित उर्वरक के रूप में इसे ही जाना जाता है। कह रहा कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऑप्शन तो दिया नहीं, तो परीक्षा में बहुत चीजें दे सकता है, रासायनिक उर्वरक नहीं है, जैसे सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट मत कीजिएगा, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट अगर कभी ऑप्शन में मिल जाए, और सबसे ज्यादा ऑप्शन दोस्तों इसी का मिलेगा, सोडियम सल्फेट का, तो याद रखिएगा सोडियम सल्फेट ये रासायनिक उर्वरक में इसकी गिनती नहीं की जाती है। इसके अलावा जैसे आपने कंपोस्ट की बात कर लिया, किसकी बात कर लिया? कंपोस्ट की, या गोबर खाद की बात कर लिया, ठीक है, गोबर से बना हुआ जो खाद वगैरह होता है, कंपोस्ट समझ रहे हैं ना? कंपोस्ट में वो चीजों को सड़ा गला करके वो टैंक में जो बनता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये सब ये जो होते हैं दोस्तों, ये रासायनिक नहीं होता है, ये तो जैविक हो गया। हाँ, इसको आप कहां रख सकते हैं? इसको आप जैविक में रख सकते हैं, ये रासायनिक नहीं है, ठीक है। और यहां आपसे इसीलिए पूछा कि कौन सा रासायनिक नहीं है नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल आपके लिए। अगला कह रहा ह्यूमस का निर्माण, ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? ह्यूमस कहां पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मृदा में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। जितना ह्यूमस ज्यादा होगा, ठीक है, ह्यूमस की अधिकता क्या दिखाती है? ये मिट्टी की उर्वरकता को दिखाती है, ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता, जितना ज्यादा ह्यूमस होगा उतना ज्यादा मिट्टी क्या होगा? उर्वरक होगा, उतना ज्यादा मिट्टी उपजाऊ रहेगी। तो ह्यूमस बहुत जरूरी है। ह्यूमस का निर्माण होता कैसे है? जंतुओं और वनस्पतियों के सड़ने गलने से, ठीक है, जंतुओं एवं वनस्पतियों के सड़ने गलने से, जब ये वनस्पतियां वगैरह सड़ गल कर क्या हो जाती है? मिट्टी में मिल जाती हैं, ठीक है, मिट्टी में मिल जाती हैं, तो इनके अंदर के जो कार्बनिक लवण होते हैं, वो कार्बनिक लवण भी आके मिट्टी में मिल जाते हैं, और वहीं से ये ह्यूमस का निर्माण होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है ह्यूमस जो है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? अभी कैसा सवाल कर दिया, ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस दोस्तों हम किस में रख सकते हैं? तो ह्यूमस कह सकते हैं एक तरह से मिट्टी का कोलाइड, आप इसे बोल सकते हैं ना, मिट्टी का कोलाइड बोल सकते हैं, या कह सकते हैं वो भी कैसी मिट्टी का? जैविक मिट्टी का, ठीक है, जैविक मृदा या मिट्टी का कोलाइड, ठीक है,
कोलाइड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे जैविक मिट्टी का कोलाइड कहा जाता है, ये आप याद रखेगा। और बनता कैसे, निर्माण कैसे होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन हुआ किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन प्रक्रिया, ठीक है। और ये सूक्ष्म जीव करते क्या है, वही वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ने गलने, ठीक है, सड़ाते गलाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु को सड़ाते गलाते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सड़ाने गलाने का काम करते हैं, ये आप याद रखेंगे। ह्यूमस का निर्माण ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला दे रहा है हरी खाद, बहुत बढ़िया दे दिया सवाल। हरी खाद के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है। एक ऐसी फसल होती है जिसकी खेत में बुआई कर दी जाती है। हरी खाद में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। हरी खाद में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे आप देखते हैं खेत में कई बार ढैंचा बो दिया जाता है। ढैंचा दोस्तों सड़ गल करके ह्यूमस का निर्माण करता है। कई बार दोस्तों सनई की बुआई कर दी जाए, ये भी दोस्तों ह्यूमस का निर्माण करता है। कई बार ग्वार या फिर लोबिया, ठीक है, लोबिया बो दिया जाता है। ये सब करते क्या दोस्तों, ये सब ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और जितना ज्यादा ह्यूमस होगा, जाहिर सी बात एक तरह से हरी खाद का यूज किया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है ना, किसान वगैरह क्या कहते हैं, कई बार फसल बोए तो एक बार ढैंचा बो के छोड़ देते हैं। वो ढैंचा उगता है, ठीक है, फिर सड़ गल कर उसी मिट्टी में उसको फिर से जोत दिया जाता है, वो मिट्टी में ही पड़ा रहता है और सड़ गल कर वो ह्यूमस का निर्माण कर देता है, एक तरह से खाद का काम करता है। अगली बार जब फसल बोते तो और बढ़िया ज्यादा उत्पादन होता है फसलों का, ठीक है। तो इस तरह से काम रहता है, तो ये किया जाता है। ढैंचा नाम है, ढैंचा, सनई, ग्वार, लोबिया, इसी तरह मूंग, उड़द, जंगली नील, ठीक है, लिख लीजिए जंगली नील, ठीक है, जंगली नील, इसका भी इस्तेमाल यही कार्य, ठीक है। जंगली नील या खेतों में उड़द वगैरह का बोया जाता है, वो भी यही काम करते हैं। हरी खाद के रूप में उन्हें जाना जाता है। कारण नत्रजन का संबंध किससे है, नत्रजन यानी सीधे सीधे क्या हो गया, नाइट्रोजन। आपसे पूछ रहा है नाइट्रोजन का संबंध किससे। देखिए नाइट्रोजन दोस्तों अगर पौधे लेते हैं तो उनसे क्या होता है, पौधों का विकास होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका संबंध क्या हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। वृद्धि एवं विकास प्लस उत्पादन। इससे क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पीछे समझाया था ना कि यूरिया अगर ज्यादा डाल देंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का सीधा सीधा संबंध दोस्तों यही है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला इसी तरह दे रहा है कि फास्फोरस का संबंध क्या है, ठीक है। किसका संबंध भैया, फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस का। आपने पीछे पढ़ा कि डीएपी यूज करेंगे तो डीएपी में भी फास्फोरस होता है। आपने पीछे पढ़ा आप एनपीके यूज करेंगे, एनपीके में भी फास्फोरस पाया जाता है। तो ये फास्फोरस पौधों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फास्फोरस पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, पौधों की वृद्धि प्लस रोगों से रक्षा, ठीक है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है पौधों की फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जैसे हमारे शरीर कमजोर नहीं हो जाते, अगर हमारा शरीर कमजोर हो जाए तो हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगेंगे, ठीक है। जल्दी धूप में चले जाएंगे, तबीयत खराब, पानी ले लेंगे, तबीयत खराब। कई लोग देखते होंगे कहीं का पानी पी लिए, सर्दी जुकाम हो गया, मतलब उनके शरीर में क्षमता है ही नहीं है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उनकी बहुत क्षीण हो चुकी है। बाहर चले गए, थोड़ा सा धूल क्या नाक में चला गया कि उनको जो है खांसी आने लगा, जुकाम हो गया, ठीक है, तो वो रह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो रोगों से रक्षा जरूरी है और वो पौधों को मिलता फास्फोरस से, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह एनपीके में हमने पोटेशियम पढ़ा था, एनपीके में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेशियम, ठीक है। एनपीके में क्या पढ़ा था दोस्तों, एनपीके में पढ़ा था पोटेशियम, ठीक है। तो अगला सवाल ये आता है कि ये पोटेशियम का यूज किया है, तो पोटेशियम का यूज होता है जो पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, या फिर रंध्र के लिए एक शब्द यूज होता है स्टोमेटा। क्या शब्द यूज होता है, ये तीन शब्द हैं, ठीक है। ये चाहे रंध्र लिखा हो, चाहे छिद्र लिखा हो, चाहे स्टोमेटा लिखा हो, ये कई बात है, याद रखेंगे। स्टोमेटा इनके खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करना, ठीक है। इनका जो छिद्र है,
छिद्रों का खुलना, छिद्रों का बंद होना, ये पोटेशियम पे डिपेंड करता है। और ये जो छिद्र होते हैं, इन्हीं की सहायता से, जैसे आप छिड़काव कर दिए पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर यूरिया का छिड़काव कर दिए, तो यूरिया का छिड़काव कर दिए तो इससे क्या मिला, वो रंध्रों के माध्यम से पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे हो पाता है, या डीएपी का छिड़काव कर दिया तो ये इसी रंध्रों के माध्यम से होता है। उनके खुलने बंद करने को नियंत्रण कौन करता है, पोटेशियम नियंत्रित करता है। ये बड़ा प्यारा सा सवाल हो गया। इसी तरह अगला दे रहा बोरान। बोरान का संबंध किससे दोस्तों, बोरान का तो याद रखिएगा पौधों की वृद्धि से संबंधित है। ये जो बोरान है याद रखिएगा, ये पौधों के लिए क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। किसका दोस्तों, ये पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है। और इससे क्या होता है, इससे वृद्धि एवं विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के लिए ये बोरान भी दोस्तों जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। खास करके कोशिका भित्ति, परागण वगैरह से इसका संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो गया, परागण हो गया, परागण हो गया। परागण की क्रिया से ही दोस्तों पौधों का विकास वो होता है, मतलब एक से अधिक। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रजनन होता है, वैसे पौधे परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, परागण हो गया या बीज विकास हो गया। ठीक है, जो पौधों के बीज का विकास होता है बीज विकास, इन सब में जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों, ये बोरान ही जिम्मेदार होता है। ये आप याद रखेंगे। तो ऐसे करके भी सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो इनको भी आप सही तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और आगे चलिए। अगला है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल का संबंध दोस्तों किससे है, आपने नीलहरित शैवाल का नाम एजोला में सुना होगा। ठीक है, फिलहाल नीलहरित शैवाल का संबंध आपसे डायरेक्टली पूछ दे तो क्या बताएंगे, ऐसे तो धान के खेतों में पाया जाता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल कहां पाया जाता है, धान के खेत में। ठीक है, धान के खेत में दोस्तों इस तरह के सवाल मिलते हैं। लेकिन अब जो संबंध पूछ रहा है, पता नहीं ऑप्शन में धान का खेत दे या फिर जीवाणु के बारे में पूछ ले। जो नीलहरित शैवाल होते हैं ये साइनो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नामक क्या होते हैं, ये जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनसे संबंध पूछ ले, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। इसी तरह एजोला का नाम सुना होगा। ठीक है, एजोला का संबंध भी दोस्तों किससे है, तो एजोला का संबंध भी दोस्तों किससे, धान से है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब दोस्तों स्पेशल जीवाणु है, याद रखेंगे। इसी तरह राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। ठीक है, लेग्यूमिनिसेरम, इसका संबंध दोस्तों किससे माना जाता है, ये भी एक तरह का ये स्पेशली नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कहे जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, लिखेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले ये जीवाणु हैं। और इसके बारे में पूछ दे तो आप कह सकते हैं ये फलीदार पौधों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, फलीदार पौधों में पाए जाते हैं। फलीदार पौधा कौन सा है, जैसे फलीदार पौधे में हम मटर का नाम लेते हैं। ठीक है, मटर एक तरह से फलीदार पौधा है। या फिर सेम ले लिया गया, सोयाबीन ले लिया गया। ठीक है, सेम हो गया, यह भी फलीदार है। या सोयाबीन वगैरह हो गया, यह भी फलीदार में आता है। ठीक है, तो इन सभी में राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम होता है। ये आप याद रखेंगे, ये भी एक तरह के बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे इनके बारे में। करा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर का संबंध दोस्तों किससे, एजोटोबैक्टर का संबंध दोस्तों किससे है, उसी तरह से एजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। ठीक है, करने वाले यह भी जीवाणु है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, यह पाया जाता है खास करके गेहूं में। ठीक है, कहां होता है दोस्तों, ये जो पाया जाता है एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये पाया जाता है गेहूं में। धान में जैसे एजोला पाया जाता है, उसी तरह एजोटोबैक्टर जो है ये गेहूं में होता है। ये आप याद रखेंगे। तो एजोला और एजोटोबैक्टर ये दोनों को आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज दोस्तों जरूर आप देखिएगा, बहुत फायदा होगा आप सभी को। और एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया संपूर्ण सामान्य अध्ययन का। इसमें कंप्लीट 544 लेक्चर जो चल रहा है ये मिलता रहेगा उसमें, और आगे जितने भी आएंगे वो ऐड भी होता रहेगा। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डेमो देखिए भाई, जाकर के मत ज्वाइन कीजिए कोर्स।
आप डेमो तो देख सकते हैं, तो डेमो देख लीजिए, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डेमो के लिए कोई चार्जेस नहीं है, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, वहां डेमो आपको मिल जाएगा। तो डेमो एक बार देखिए। ये हमारे सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, हिंदी का बैच। आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे हिंदी में ही मुझे जानते हैं, हिंदी को लेकर के ही जानते हैं कि हिंदी के बहुत बड़े अध्यापक हैं, तो हिंदी का बैच तो सुपर सेलिंग है। अब हमारा दूसरा एक सुपर सेलिंग बैच है कंप्लीट हिस्ट्री का बैच, जिसमें एंशियंट, मिडाल, मॉडर्न तीनों को चाहे तो आप अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सुपर सेलिंग बैच है, बहुत कमाल का बैच है। और एक हमने नया बैच लॉन्च किया अभी, भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान का नया बैच, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूं ना कि आप एक विषय को एक बार पढ़िए, फिर चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे जितना बड़ा एग्जाम आ जाए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई भी एग्जाम आ जाए, बार बार विषय नहीं पढ़ना है। एक बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। और वो कहां से पढ़ सकते हैं, एक बार हमें मौका दीजिए, पढ़ के देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपको विश्वास दिला दूं, जो बच्चा एक विषय ज्वाइन कर लिया ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं कहीं से, वो हर विषय यहीं से आके ज्वाइन करेगा। तो एक बार आप मौका दीजिए, जुड़िए। क्वालिटी कंटेंट को लेकर के मैं आपको विश्वास दिला दूं, इतना अच्छा कंटेंट आपको लाखों रुपए खर्च करने में नहीं मिलेगा, करने पर भी नहीं मिलेगा। आप एक मौका देकर देखिए, स्टडी 91 के साथ जुड़कर देखिए, आपको खुद महसूस होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पीडीएफ मैंने बता दिया, वैदिकी वाले ऐप पे चले जाइए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।